सर, टीम इंडिया की करारी हार हुई है, वही हमारे बैट्समैन बिल्कुल फ्लॉप नजर आए हैं। 200 रन भी नहीं बना पाए टीम इंडिया के बैट्समैन। वही टीम इंडिया के बॉलर्स की बात करी जाए तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 337 रन दे दिए। किसकी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, किसी एक भी डिपार्टमेंट को हम गुनहगार ठहराएं ये थोड़ा सा उचित नहीं होगा, क्योंकि जब आप 2.5 दिन में टेस्ट मैच हार जाते हैं, 7 सेशन में कोई टेस्ट मैच हार जाते हैं, तो फिर आप कंबाइंड फेल हुए। यानी कि बैटिंग में भी आप फेल हुए, फील्डिंग में भी कैचेस आपने छोड़े और गेंदबाजी में भी आपने खराब प्रदर्शन किया। तो एक यूनिट के तौर पर भारतीय टीम एडिलेड के मैदान पर फेल हुई है। अगर आप इनिशियली अगर आप देखें और एनालिसिस करें, टॉस जीतना एक वाइटल टॉस था जो भारत ने जीता। मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया भी टॉस जीतता तो पहले बैटिंग करता, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट मैच की हिस्ट्री भी कुछ ऐसी रही है। टॉस जीतिए, स्कोरबोर्ड पर रन लगाइए और उसके बाद चौथी पारी खेलना मुश्किल होता चला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया इससे पहले यही करता है। लेकिन इस बार भारत के साथ किस्मत तो थी, लेकिन शायद किस्मत के साथ साथ आपको जो स्किल चाहिए पिंक बॉल टेस्ट मैच को जीतने के लिए, वो भारत के पास बिल्कुल नहीं थी। और इसी वजह से आप देखें, पहले 180 रन पे आप आउट हो जाते हैं, यानी आपकी बैटिंग फेल होती है। फिर आप ओपोनेंट को 300 से ऊपर रन बनाने देते हैं, यानी कि आपके ऊपर एक बड़ी सी लीड हो जाती है। तो वहां पर भी गेंदबाजी खराब हुई और उसके बाद रही सही कसर फील्डिंग ने पूरी कर दी। तो एक यूनिट के तौर पर आप फेल हुए और नतीजा ये है कि आप 10 विकेट से मैच हार गए। तो एक कंबाइंड एफर्ट की जो जरूरत होती है, और कंबाइंड एफर्ट जो हमने पर्थ में देखा था वो कतई नदारद था। बिल्कुल एडिलेड के मैदान पर ग्लिम्पसेस दिख रहे थे, यानी कि इंडिविजुअल कभी कोई गेंदबाज एक आध अच्छा स्पेल डाल रहा है, कभी बैट्समैन के बारे में तो कहीं क्या, अगर आप 180 बनाते हैं सेकेंड इनिंग में 175 बनाते हैं तो फिर कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो अगर आप नंबर्स देने की बात करें तो मैं बात कर सकता हूं कि हाँ चलिए, बैटिंग में 10 में से आप 5 देंगे, गेंदबाजी में 10 में से 6 देंगे और फील्डिंग में शायद 10 में से आप 4 नंबर देंगे। ओवरऑल अगर आप देखें और रिजल्ट कार्ड अगर आप एडिलेड टेस्ट मैच के बनाएंगे तो तीनों डिपार्टमेंट में फेल रहे हैं, और इसी वजह से नतीजा ये है कि हम 10 विकेट से मैच हार गए और ऑस्ट्रेलिया अब सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आकर खड़ा हो चुका है। टीम इंडिया की बैटिंग पूरी तरीके से फ्लॉप दिखी आपको। अब आप ये बताइए कि 487 रन बनाने वाली टीम इंडिया, जिन्होंने पर्थ में इतना अच्छा खेला, वो 200 रन भी यहाँ पे एडिलेड्स में नहीं बना पाई। कहाँ चूक हुई? देखिए, पर्थ के 487 रन तो हम याद कर रहे हैं, लेकिन पहली पारी को हम भूल जाते हैं हमेशा कि हम 150 पे वहाँ पे भी आउट हुए थे। तो 4 पारियों में 3 पारियों में हम 200 रन क्रॉस नहीं कर पाए। ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी खराब क्रिकेट खेली है, खासतौर से बल्लेबाजों ने, और बल्लेबाज कोई लेसन नहीं ले रहे। अगर आप पर्थ टेस्ट मैच का जिक्र आपने कर दिया तो मैं आपको बता दूं, यशस्वी जायसवाल और के राहुल की अगर वो ओपनिंग पार्टनरशिप को हटा दें तो वहाँ पर भी बैटिंग ऑलमोस्ट फेल थी। विराट कोहली ने अच्छे स्टार्ट का फायदा उठा के शतक जरूर जमाया, लेकिन जब आउट होने का पैटर्न आप देखते हैं और पिछले 4 पारियों का एनालिसिस करते हैं तो ऐसा लग रहा है कोई सबक भारतीय बल्लेबाज ले नहीं रहे। स्टार्ट अगर हम विराट कोहली से करें, विराट कोहली का अगर आप दोनों पारियों में डिस्मिसल देख लें, एक जैसी गेंद पर, एक टप्पे वाली गेंद पर आप फ्रंट फुट पे आके बॉडी से दूर अपने शॉट्स खेल रहे हैं, तो फिर आप बॉलर को इन्वाइट कर रहे हैं कि आओ और हमारी विकेट लेके जाओ। जिस अंदाज में विराट दोनों इनिंग्स में आउट हुए, शायद वो अपना एनालिसिस खुद करेंगे तो बहुत ज़्यादा उनको दुख होगा, क्योंकि एक फ्लैट ट्रैक पर, एक ऐसी ट्रैक पर जहाँ पर बैटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, वहाँ पर रन बनाने का चांस हर बल्लेबाज के पास था। और क्योंकि टॉस जीते थे तो आपका बड़ा एडवांटेज था, एक फ्रेश विकेट पे, एक फ्लैट विकेट पे आप जाके एक बड़ा स्कोर लगाएं और उसके बाद गेंदबाजों को मौका दें कि वो इस मैच में अपना इम्पैक्ट डाल पाए। और सही मायनों में अगर आप देखें तो जो 4 पारियां हुई हैं, गेंदबाजों ने ज़्यादा नंबर्स बटोरे बनस्पत बल्लेबाजों के, और इसी वजह से अगर आप यशस्वी जायसवाल के शतक को हटा दें या विराट कोहली के शतक को हटा दें तो बाकी के बल्लेबाज पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये बहुत सोचने की ज़रूरत है कि जब हमारे एक्सपीरियंस बैट्समैनों का ये हाल है, रोहित शर्मा का आप डिस्मिसल देख लें, अगर आप लाइन मिस कर रहे हैं, पहली पारी में एलबीडब्ल्यू हुए, सेकेंड इनिंग में बोल्ड हुए, यानी कि आपके विकेट को टारगेट किया जा रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी कमजोरी को किस तरह से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज। फिर अगर आप शुभमन गिल का दोनों डिस्मिसल देख लें, पहली पारी में एलबीडब्ल्यू होते हैं, दूसरी पारी में भी उनका कुछ ऐसी हाल था कि उनके विकेट को टारगेट किया जा रहा था बार बार। तो जब आपके आउट होने का पैटर्न एक जैसा हो जाए ना तो फिर दिक्कतें बहुत बढ़ने लगती हैं। और एक बात तो आप मान लीजिए, भारतीय जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज खेल रहे हैं वो बहुत अच्छा होमवर्क किया है ऑस्ट्रेलिया ने, और पर्थ में जो हार मिली है उससे उसका सबक लेते हुए नतीजा ये है कि पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई है भारतीय टीम। वही सर, आपने देखा होगा कि डिफेंस में हमारे बल्लेबाजों का कहीं पे भी उनको डिफेंस करना ही नहीं आया। तो इसमें ये क्या लगता है आपको कि पिंक बॉल अभी भी टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं पहेली नजर आ रही है?
देखिए, पिंक बॉल में अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे भारतीय टीम को, तो निश्चित रूप से लगेगा कि एक ऐसी पहेली है जिसको सुलझाने में हर बार भारतीय टीम फेल होती है। अगर आप एडिलेड टेस्ट मैच का एग्जांपल ले लें, इससे पहले जो टेस्ट मैच पिंक बॉल खेला गया था, हम 36 रन पर आउट हो गए वहाँ पर। अगर आप इस बार के दौरे की बात करें तो हम पहली पारी में 180 बनाते हैं, दूसरी पारी में 175 रन बनाते हैं और ज़्यादातर बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं। अगर आप टॉप ऑर्डर के सभी बैट्समैनों का एनालिसिस देखें तो बड़ा हैरान करने वाला है कि हम कितनी बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे थे कि नीतीश रेड्डी दोनों पारियों में आपके लिए सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। ये एक बहुत हैरानी का विषय है कि नंबर 6-7 का बल्लेबाज आकर रन तो बना रहे हैं, बट बाकी के बल्लेबाज क्या कर रहे हैं वहाँ पर। और आपके पास टाइम था, प्रिपरेशन का भी टाइम था, ये नहीं कह सकते 10 दिन का पूरा आपके पास समय था पर्थ टेस्ट मैच और एडिलेड टेस्ट मैच के बीच में। एक कैनबरा में एक दिन का चलिए बारिश हो गई, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस मैच नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और पिंक बॉल को हवा नहीं बनाना चाहिए, पिंक बॉल पर हावी होने की कोशिश करना चाहिए। जो काम ट्रेविस हेड ने किया, जो काम मिचेल स्टार्क ने किया, उनके पास वो आर्ट है, उनको पता था कि किस रिस्क पोजीशन से गेंद को आप अंदर ला सकते हैं और कहाँ से बॉल को एंगल किया जा सकता है। ट्रेविस हेड की बैटिंग को अगर आप देखें, उनके लिए मुझे लग रहा है जितना रन उन्होंने बनाया उससे कहीं ज़्यादा रन बनवाने का काम रोहित शर्मा की कप्तानी ने किया। इतनी ज़्यादा फील्ड उन्होंने खोल दी आते ही कि बहुत ईज आउट हो गया था उनके लिए रन बनाना, और ठीक वही काम किया। तो पिंक बॉल के साथ डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, डिफरेंट रणनीति होती है, डिफरेंट लेंथ पे आपको बॉल डालनी है, और जब आप बैटिंग करने जाएं तो एक्स्ट्रा कॉशन की ज़रूरत होती है, जो मुझे लग रहा है भारतीय बल्लेबाजी में पूरी तरह से नदारत थी। अब एक एक बल्लेबाज का सिलसिलेवार तरीके से डिसमिसल देखें तब आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी और एक कहते हैं ना बेसिक सी गलती भारतीय बल्लेबाज करते नजर आए। तो पिंक बॉल निश्चित रूप से एक पहेली है, और मुझे लग रहा है आने वाले समय में ऐसा ना हो कि कहीं बीसीसीआई पिंक बॉल टेस्ट मैच ही खेलना मना कर दे, क्योंकि जब वो पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलते हैं मैदान पर उनकी हालत इतनी बुरी हो जाती है जिसको ढक पाना बहुत मुश्किल होता है और पूरी तरह से भारतीय टीम एक्सपोज हो जाती है। कहीं से नहीं लग रहा था कि भारतीय टीम पर्थ टेस्ट मैच जीत कर एडिलेड पहुंची है। 2.5 दिन में टेस्ट मैच हार जाना, 7 सेशन कुल खेल पाना बड़ा ही हैरान करने वाला है कि वर्ल्ड की नंबर 2 टीमें तो टॉप 2 टीम्स की तरह यहाँ पर भिड़ंत भी देखने को चाहिए, जो बिल्कुल नज़र नहीं आया। और कुल मिलाकर जितना मुझे लग रहा है अच्छी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खेली, उससे ज़्यादा कहीं खराब क्रिकेट भारतीय टीम ने खेली है। नहीं सर, आपने कहीं ना कहीं ये भी देखा होगा कि टीम इंडिया की सिलेक्शंस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं और हर्षित राणा पे भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। उस पर आपको क्या लग रहा है कि क्यों इतने सवाल उठाए जा रहे हैं हर्षित राणा पे भी? देखिए, मुझे लग रहा है भारतीय क्रिकेट की शायद सबसे बड़ी गलती यही है कि एक दिन में हम और आप किसी को हीरो बना देते हैं और अगले दिन हम उसको जीरो बना देते हैं। अब हर्षित राणा का अगर एडिलेड टेस्ट मैच हारे हैं तो उसमें क्या रोल है, ये मैं भी समझना चाहता हूं, क्योंकि पर्थ टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, ट्रेविस हेड को उन्होंने बहुत परेशान किया तो दुनिया ने उनकी तारीफ की। अब सडनली जब आप स्कोरबोर्ड पे रन ही नहीं लगा रहे तो गेंदबाज क्या करेंगे? गेंदबाज को भी तो रन चाहिए डिफेंड करने के लिए। अब 180 रन एक फ्लैट ट्रैक पे बना रहे हैं, टेस्ट मैच में टॉस जीत रहे हैं, आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और उसके बाद फिर एक फ्लैट ट्रैक पर अगर आप स्कोरबोर्ड पर रन नहीं लगा रहे तो फिर गेंदबाज उसमें क्या करेगा? एक बड़ा बेसिक सा सवाल है जो हर किसी के जहन में होना चाहिए। कहना बहुत आसान है कि गेंदबाजी अच्छी हुई, बट एक्चुअली अगर आप देखें तो स्कोरबोर्ड पे रन ही नहीं था जिसको डिफेंड किया जा सके। 175 रन सेकेंड इनिंग में 175 बनाए, पहली इनिंग में आपने 180 रन बनाए और कुल मिलाकर आपने बॉलर्स को मौका ही नहीं दिया। तो जो टीम खिलाई गई मुझे लग रहा है वो बेस्ट अवेलेबल प्लेइंग 11 था। हाँ, अगर पिच को देखकर पिंक बॉल में क्या कुछ नेट्स पे आकाशदीप गेंदबाजी कर रहे हैं या हर्षित राणा को जिस तरह खिलाया गया, उनमें से अगर आपको किसी एक को चुनना था देन ये काम टीम मैनेजमेंट का था। अदरवाइज अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से जाएं और जिस तरह की गेंदबाजी हर्षित राणा ने पर्थ में की थी, आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते थे। ये कह के कि पिंक बॉल टेस्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई तो उनको ड्रॉप कर दिया जाए। तो सिलेक्शन बहुत अच्छा था, मुझे नहीं लग रहा किसी तरह की कोई गलती थी इसमें। वही टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा बनी हुई है क्योंकि उनका भी जो फॉर्म नहीं नज़र आता है वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे हैं और साल 2024 में उनका एवरेज गिरा है और साथ में अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनका बैटिंग ऑर्डर बदला है तो एक ही मैच हुआ तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि मिडिल ऑर्डर में वो कैसा कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जिस टच में रोहित शर्मा बैटिंग करते हैं और जिस तरह से अपना एक असर डालते हैं, अपना एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं मैच पर, वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। पिछले कुछ सीरीज से अगर हम बात कर लें, न्यूजीलैंड के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ अगर आप मैच याद करें तो वहाँ पर भी स्ट्रगल था। तो कुल मिलाकर जो रोहित शर्मा का स्ट्रगल है
वो पिछले 1 साल से चल रहा है। और अगर एक कैप्टन अगर स्टार्ट से जो शुरुआत की बात करते हैं, जो इम्पैक्ट डालने की बात करते हैं, जो रोहित शर्मा का काम रहा करता था, अगर आप एक मैच बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर का मैच हटा दें जहाँ पे बहुत ताबड़तोड़ स्टार्ट दिया, तो ज़्यादातर मुझे नहीं लग रहा है कि रोहित शर्मा ने कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला साल 2024 में। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और आपका कैप्टन अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो देखिए एक तो मेंटली आपके ऊपर असर आता है, यानी कि आपकी सोच थोड़ी सी नकारात्मक हो जाती है। आप अपनी बैटिंग, अपने फॉर्म के बारे में सोचते हैं और साथ ही उसका असर आपकी कप्तानी पे नजर आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कैप्टन को रन बनाना ही पड़ेगा। या पैट कमिंस ने आज जिस तरह की गेंदबाजी की है, लीड फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं ना, उन्होंने राउंड द विकेट आके बॉडी लाइन पे गेंदबाजी करी और बॉलर हो बैट्समैन उसको उनको फर्क नहीं पड़ रहा था, वो मैच जीतने के लिए गए। कोई कुछ भी कहे कि बॉलर्स को बाउंसर नहीं डालने चाहिए थे, पर उन्होंने डाले बाउंसर और नतीजा ये देखिए कि लंच से पहले ही भारतीय बल्लेबाजी को उन्होंने समेट दिया। तो ये लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पैट कमिंस ने एक मैच हारने के बाद आके ये दिखाया कि यार वो वापस आना जानते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया था टीम के परफॉर्मेंस को लेकर, तब भी उन्होंने जवाब दिया था कि मैदान पे इसके बारे में आपको जवाब देंगे, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने अपना काम कर दिया, अच्छी कप्तानी करी, टीम को मैच भी जिताया और साथ ही मुझे लग रहा है यही काम रोहित शर्मा को अब ब्रिस्बेन में करना पड़ेगा। जो कुछ हुआ एडिलेड में उसको भूलकर एक नए सिरे से वो उतरे और उनको अपने फॉर्म के बारे में अभी समय है 2 दिन का, उनको बैटिंग करनी चाहिए जाके नेट्स पे और अपना जो खोया हुआ फॉर्म है उसको हासिल करें, ताकि उनके फॉर्म से फायदा टीम को होगा। ये बात तो श्योर है, क्योंकि जिस तरह के बैट्समैन है वो जिस तरह का इम्पैक्ट डालते हैं, मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा असर वो इस सीरीज में डाल सकते हैं अगर रोहित शर्मा फॉर्म में लौटे तो। वही आपने देखा होगा कि जब से रोहित शर्मा एडिलेड में टीम इंडिया के साथ जुड़े और साथ ही साथ उन्होंने फिर से वही गलती करी, टॉस जीतने के बाद जो उनका डिसीजन था पहले बैटिंग लेने का, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि बुमराह का सही इस्तेमाल नहीं किया गया है। शायद ये भी कारण है कि टीम इंडिया हारी है। देखिए, दोनों ही सवाल से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देखिए, पहला सवाल ये है कि एडिलेड का इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे तो मोर देन 60-70% मैचेस में कप्तान टॉस जीतता है, पहले बैटिंग करता है। स्कोर बोर्ड पे आपके अगर बल्लेबाज अच्छा करते हैं तो आप 400 प्लस लगाइए और उसके बाद टेस्ट मैच में बाकी का काम गेंदबाजों पे छोड़ दीजिए। तो रोहित शर्मा ने वही किया। बहुत आइडियल पिच थी बैटिंग करने के लिए, सपाट विकेट था, एक फ्लैट ट्रैक था। हम सब देख रहे थे कि यहाँ पे रनों की बरसात हो सकती है और लेकिन यशस्वी जायसवाल का पहली गेंद पे आउट होना और उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गिरना, कहीं से भी भारतीय बल्लेबाजी थमती हुई नजर नहीं आई। और बार बार जो हम लोग बात करते हैं कि एक शीट एंकर बैट्समैन की जरूरत है, एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत है जो जब विकेट्स गिर रही हो तो कम से कम वो खूंटा गाड़ के बल्लेबाजी कर सके, जो है ही नहीं इस पूरी की पूरी बैटिंग स्क्वाड में। अगर आप नजर डालें तो मुझे नहीं लगता कोई भी एक ऐसा बैट्समैन है जो लंबा खेल सकता है। स्ट्रोक सारे खेल सकते हैं, 200 रन बना सकते हैं वो बहुत कम गेंदों पे, उनका स्ट्राइक रेट 150 के आसपास हो सकता है। लेकिन जैसे ही सेशन वाइज बैटिंग करने की बात आती है वहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल है भारतीय टीम के साथ। जब उन्होंने सेशन वाइज बैटिंग की तब हमने देखा कि 400 रन बना दिए भारतीय टीम ने, 487 रन बने थे पर्थ में, क्योंकि वहां सेशन वाइज बैटिंग की गई थी और छोटे छोटे टारगेट सेट करके उन्होंने बड़ा अचीवमेंट हासिल किया था। तो यहाँ पर भी वही करने की जरूरत थी मुझे लग रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, जीत के बाद थोड़ा सा जायका जो है बदल जाता है, तो जायका बदला हिंदुस्तान का और उनको लगा कि बहुत सी चीजें आसान होगी, सब कुछ मीठा मीठा मिलेगा। एडिलेड में ऐसा हुआ नहीं और जब ऐसा नहीं होता तो फिर कड़वा खाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल वही किया, आपको कड़वा खिलाने का काम किया। तो रोहित शर्मा की देखिए कप्तानी में जो गड़बड़ियां हुई हैं वो ये थी कि फील्ड प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा में कहा कि जब ट्रेविस हेड आए उन्होंने खाता भी नहीं खोला था, आपने डीप पॉइंट लगा दिया, डीप स्क्वायर लेग लगा दिया, डीप फाइन लेग लगा दिया, फील्ड को खोल दिया। यानी कि एक ऐसा बैट्समैन जो इनिशियली बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत शेकी स्टार्टर है, उसको आप इतना रूम दे रहे हैं कि वो सिंगल डबल से खेले और उसके बाद जब वो सेट हो जाए तो फिर आपके गेंदबाजों की धुनाई करे। नंबर एक चीज ये। दूसरी, फील्ड प्लेसमेंट की बात करें, फील्ड प्लेसमेंट भी उतना अच्छा नहीं था। स्लिप कॉर्डर में अगर आप देखें कैचेस छूटे हैं, आउटफील्ड में कैचेस छूटे, यानी सही जगह पे सही फील्डर को ना रखना, ये कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। रही बात टॉस जीत के बैटिंग करना, मुझे लग रहा है एकदम सही उनका डिसीजन था। बुमराह का भी सही इस्तेमाल किया। एक आपके मेन बॉलर हैं, एक ही ट्रम्प कार्ड है आपके पास, पूरा प्रेशर बुमराह ले रहे हैं, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई और गेंदबाज इतना प्रेशर ले पा रहा है।
तो एक गेंदबाज के दम पर अगर आप मैच खेल रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है प्रेशर उन पे होगा। अब उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं रोहित शर्मा, ये उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दूसरे छोर से तो रन पड़ रहे हैं और यही एक बड़ा चैलेंज होता है कप्तान के लिए कि जब एक ही गेंदबाज फॉर्म में हो तो उसका कैसे इस्तेमाल करें। तो ओवरऑल मुझे नहीं लग रहा है कि कप्तानी को लेकर बहुत ज़्यादा इशू है। जो इशू है वो रोहित शर्मा भी समझ रहे हैं, टीम मैनेजमेंट भी समझ रहा है। एकमात्र इशू है कि बल्लेबाज रन नहीं बना रहे हैं। अगर आप दो टेस्ट मैच की 4 पारियां हो जाएं और 3 में अगर आप 200 क्रॉस ना कर पाएं तो बहुत बड़ी परेशानी आपकी बल्लेबाजी में है। वही गेंदबाजी की बात करें तो ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा पुजारा ने भी इस पर स्पेशली बोला है कि ट्रेविस हेड को आपने गलत लाइन पे गेंदबाजी की है, उन्होंने शॉर्ट लेंथ पे आपने गेंदबाजी की और जिस तरीके से वो आपने देखा ही होगा क्या परफॉर्मेंस करके दिखाया उसके बाद, तो गेंदबाजी कहीं ना कहीं फ्लॉप नज़र आई ट्रेविस हेड के भी सामने। देखिए, पुजारा का एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। अब ट्रेविस हेड को इनिशियली आपने सेट होने का मौका दिया, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको जब वो इनिशियली आए थे उन पे प्रेशर डालना चाहिए था। आप 3 स्लिप 2 गली लगाते, पॉइंट लगाते और कोशिश करते होंगे इनिशियली आउट करा जाए। जब आपको पता है कि ट्रेविस हेड पिछले कुछ सालों में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो भारत को बहुत तंग करते हैं। अगर आप देखें WTC फाइनल में बड़ा शतक लगाया, फिर जो भारत में वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी उन्होंने शतक लगाया और भारत दोनों बार बैकफुट पर था। अब तीसरी बार पिंक बॉल टेस्ट मैच में उन्होंने सबसे तेज शतक लगा दिया। तो इससे साफ ये पता चलता है कि आपका होमवर्क ठीक नहीं है ट्रेविस हेड के खिलाफ और इसी वजह से इतनी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि ट्रेविस हेड एकमात्र ऐसे बैट्समैन है जो रन बना रहे हैं और बाकी के बल्लेबाज अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं होमवर्क कर पा रहे हैं। और बिल्कुल ठीक कहा गया कि आप विकेट की एक तरफ गेंदबाजी करेंगे और आपको लग रहा है एक साइड पैक करके आप उधर आउट कर लेंगे, तो बैट्समैन है वो, उनके हाथ में भी बैट है, वो भी रन बनाना जानते हैं। आपने डीप फाइन लेग लगा के, डीप स्क्वायर लेग लगा के और आपको लगा कि आप बाउंसर्स डालेंगे और उनको आउट कर लेंगे, ऐसा तो हुआ नहीं। आपको रन पड़े बाद में और बहुत तेजी के साथ उन्होंने रन बनाया, शतक लगाया है, वो भी 100 के स्ट्राइक रेट से। टेस्ट मैच में बहुत कम देखने को मिलता है। तो आपका होमवर्क नहीं है बेसिकली। आपके बॉलिंग कोच क्या कर रहे हैं, मोनी मौकल, मुझे उनसे सवाल पूछना है जरा कि एक बैट्समैन जो लगातार बैक टू बैक आपके खिलाफ शतक लगा रहा है, आपके पास कोई रणनीति नहीं है, आप अपने गेंदबाजों को क्या बता रहे हैं और किस तरह की फील्ड प्लेसमेंट के साथ गेंदबाजी आप नेट्स पे करा रहे हैं, जिसकी वजह से मैच पे उसका असर पड़ रहा है। हेड कोच साहब से भी ये सवाल होगा कि एक बैट्समैन बार बार आपके खिलाफ कैसे रन बना सकता है। अलग अलग बैट्समैन बनाए समझ आता है, लेकिन एक ही बैट्समैन आपको हर मैच में आके तंग कर जाए, ये थोड़ा सा हजम करना मुश्किल होता है। इससे साफ दर्शाता है कि लैक ऑफ प्लानिंग है यहाँ पर, आपका कमिटमेंट नहीं है और आपको लग रहा है ट्रेविस हेड है तो क्या हुआ, लेकिन ट्रेविस हेड आपको दिखा रहे हैं कि अगर आपका हेड बहुत ही संतुलित है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। और ट्रेविस हेड को रोकने के लिए आपको सही रणनीति, सही बॉलर और सही फील्ड प्लेसमेंट के साथ खेलना पड़ेगा। नहीं, बाकी 3 मैच बचे हुए हैं, आप हेड की कुछ और धमाकेदार पारियों को आपको देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में और उनको पता है इंडिया के खिलाफ उनको रन बनाना कितना मजा आता है और वो शायद भारतीय गेंदबाजी को ज्यादा बेहतर समझते हैं बनस्पत जितने और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन हैं।